नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सानिध्यम परिवार में। आज प्रत्यय प्रकरण का अगला पार्ट है जिसमें हम तद्धित प्रत्यय में ईयसुन और ष्ठन प्रत्यय की चर्चा करने वाले हैं। दोनों प्रत्यय कौन कौन सी परिस्थितियों में होते हैं, दोनों क्योंकि शब्दों के साथ होते हैं, प्रातिपदिकों के साथ होते हैं, इसलिए कैसे प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो बिल्कुल कैसे प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय इनको कहा जाता है। तो चलिए वही तरप और तमप की तरह हेडिंग डाल दीजिए। एक तरफ ईयसुन प्रत्यय और दूसरी तरफ ष्ठन प्रत्यय। एक तरफ ईयसुन प्रत्यय और दूसरी तरफ डाल दीजिए ष्ठन प्रत्यय। एक तरफ ईयसुन प्रत्यय और दूसरी तरफ डाल दीजिए ष्ठन प्रत्यय। दोनों का तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। दोनों का जब तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे तो फिर बड़े आसान हो जाएंगे दोनों सूत्र, दोनों ही प्रत्यय। दोनों की परिस्थितियां सूत्र आप पहले ही लिख चुके हो, फिर भी लिख लीजिए। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो। यानी कि द्विवचन में से, दो में से किसी एक का विभाजन करने के लिए तरप और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय में यह बात हम समझ चुके हैं। और दूसरी तरफ यहां सूत्र लिख लीजिए, अतिशायने तमविष्ठनौ। दोनों ही सूत्र हम तरप और तमप प्रत्यय में पहले लिख चुके हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया है कि अतिशायने, अतिशायने यानी निर्धारण में, किसमें? निर्धारण में तमप और ष्ठन प्रत्यय किए जाते हैं। यानी दो में से किसी एक का अतिशय बताने के लिए तो तरप और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और दो से अधिक में से किसी एक का अतिशय यानी आधिक्य या प्रकर्ष बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तमप और ष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसी चीज को हिंदी भावार्थ के रूप में लिख लीजिए। लिखिए, दो में से किसी एक का प्रकर्ष यानी अतिशय प्रकर्ष दिखाने, या आप कह सकते हैं विभाजन करने में शब्दों के साथ तरप की बात पहले कर चुके हैं, इसलिए यहां केवल और केवल ईयसुन लिख रहा हूं मैं। ईयसुन प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ईयसुन प्रत्यय यहां से जुड़ जाता है। पहला पेज है। साथ के साथ यहां क्या कहा? दो से अधिक में से किसी एक का अतिशय दिखाने यानी कि निर्धारण में शब्दों के साथ
इष्ठन प्रत्यय जुड़ता है। दोनों चीजें क्लियर हैं। जब दो में से किसी एक का क्या करना हो, विभाजन करना हो, किसी एक का अतिशय दिखाना हो, तो फिर दो प्रत्यय होते हैं, तरप और ईयसुन। तरप प्रत्यय हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बात किसकी कर रहे हैं, ईयसुन प्रत्यय की ही बात कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ समूह में से किसी एक का निर्धारण, यानी दो में से अधिक में से किसी एक का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय का भी इसी अर्थ में होता है, लेकिन तमप प्रत्यय हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। नोट करिए, दोनों ही चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपके पास में इधर कौन सा प्रत्यय है, ईयसुन है। इस ईयसुन में जो ऊ होता है वो अनुनासिक होता है, और इधर आपके पास में कौन सा प्रत्यय है, इष्ठन प्रत्यय। दोनों जगह यहां पर अंत में जो न आया हुआ है, इस न की इत संज्ञा और लोप कर दिया जाता है। इत संज्ञा और इत संज्ञा होकर के क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। और यहां इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा रहेगा, हलंत्यम से। किससे, हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपे से लोप कर दिया जाता है। यहां पर भी ये जो अंत में नकार आया हुआ है, इसकी भी इत संज्ञा कर दी जाती है। इत संज्ञा कौन से सूत्र से करोगे, हलंत्यम से किया जाता है। और हलंत्यम से इत संज्ञा करने के बाद इसका भी क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। इसका भी क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। जबकि यहां पर जो दूसरा अनुनासिक उ आया हुआ है वो कैसा है, अनुनासिक है, क्योंकि इत संज्ञा करने के लिए स्वर आपको अनुनासिक चाहिए। तो यहां पर उ जो आया हुआ है वो अनुनासिक है, इसकी भी क्या कर दी जाती है, इत संज्ञा कर दी जाती है। किससे, उपदेश्य जनुनासिक इत से, और फिर तस्य लोपे से लोप कर दिया जाता है। उपदेशी अजनुनासिक इत से क्या कर दी जाती है, इत संज्ञा, और तस्य लोपे से क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। तस्य लोपे से क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। और इस तरीके से हमारे पास ईयसुन प्रत्यय का तो क्या शेष बच जाता है, ईयस शेष बचता है, और इष्ठन प्रत्यय का क्या शेष बच जाता है, इष्ठन प्रत्यय का इष्ठ शेष बच जाता है। जो शेष बचेगा वही शब्द के साथ जुड़ेगा। जो शेष बचेगा वही दोनों के साथ जुड़ेगा। बिल्कुल, ये भी कहीं ऐसा मत करना इत संज्ञा लोप एक ही से कर दो। ये जो लोप होता है वो किससे होता है, तस्य लोपे से होता है। किससे होता है, तस्य लोपे से लोप कर दिया जाता है दोनों जगह। हलंत्यम या उपदेश अजनुनासिक या फिर कोई और जो इत संज्ञक सूत्र है वो केवल इत संज्ञा करते हैं, लोप करने का काम तो फिर आदर्शनम लोपे से लोप संज्ञा और उसके बाद तस्य लोपे से लोप कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी के इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, दोनों प्रत्ययों को नोट करना है। इसी की इसी फॉर्मेट में आपको दोनों प्रत्ययों को नोट करना है और फिर दोनों को तुलनात्मक रूप में ही लेकर के चलेंगे। करिए फटाफट। शब्दों के साथ ही ईयसुन जुड़ता है, शब्दों के साथ ही इष्ठन जुड़ता है। कैसे ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां मुझसे साथ छूट गया तो तुम लिख लो, शब्दों के साथ ईयसुन शब्द प्रत्यय जुड़ता है। चलो बेटा आगे, नोटेड। बताइए जल्दी से, नोटेड। चलिए अब हमारे पास में इधर
वो का वही रूप आपके लिए लेकर के चल रहा हूं। इधर हम कौन से प्रत्यय की बात कर रहे हैं, आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे हूं इसलिए लिख रहा हूं। आप लोग उसी क्रम में क्या करिए, पूरे करते चले जाइए, उसी तरीके से आपको पूरे करते चले जाना है। तो यहां हमने देखा कि हमारे पास में ईएस उनका क्या शेष बच गया था, पीछे का पेज है ये पीछे का पेज है, यहां पर क्या बच गया था, ईएस शेष बच गया था। और इधर क्या बच गया था, इधर आपका इष्ठन यानी कि इष्ट शेष बच गया था, इष्ट शेष बच गया था। अब यहां पर इन दोनों के स्त्रीलिंग भी आएंगे। स्त्रीलिंग के लिए आपको क्या करना है, दोनों ही प्रत्ययों में जब स्त्रीलिंग करना है तो यहां पर क्योंकि उकार की इत संज्ञा हुई है, यशुन में किसकी, उकार की इत संज्ञा हुई है, तो लिखिए स्त्रीलिंग। यशुन प्रत्ययांत शब्दों से यशुन प्रत्ययांत शब्दों से स्त्रीलिंग में उगतश्च सूत्र से, किससे, उगतश्च सूत्र से गीप प्रत्यय होता है। एक तरफ, दूसरी तरफ यहां क्योंकि इष्ट कैसा बचा, अकारांत बचा, दूसरी तरफ अकारांत बचा तो लिखिए वही स्त्रीलिंग, इष्ठन प्रत्ययांत शब्दों से इष्ठन प्रत्ययांत शब्दों से स्त्रीलिंग में अजाद्यतष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होता है। कौन सा हो जाता है, टाप प्रत्यय हो जाता है। यशुन प्रत्यांत शब्दों का जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो गीप होगा उगितश्च सूत्र से, और इष्ठन प्रत्यांत शब्दों का जब स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो फिर कौन सा होगा, उस समय आपके पास में टाप प्रत्यय होगा अजाद्यत सूत्र से। यानी कि आपने देखा अभी कि हमारे पास प्रत्यय कौन सा था, हमारे पास प्रत्यय था ईयसुन, और ईयसुन का क्या बच जाता है, ईयसुन का आपने ईयस शेष बचाया, क्या बचाया, ईयस शेष बचाया। और अब इस ईयस से स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है गीप का क्या शेष बच जाता है, ई शेष बच जाता, ई शेष बच जाता है। और ई शेष बचेगा तो स्त्रीलिंग में आपको क्या जोड़ना है, ईयसी रूप जोड़ना है। स्त्रीलिंग में आपको क्या जोड़ना है, ईयसी जोड़ना है। इधर बात करते हैं किसकी, इष्ठन प्रत्यय की। तो इष्ठन प्रत्यय में आपने क्या शेष बचाया, न की संज्ञा करके इष्ट बचाया, और इसके साथ में स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप जोड़ोगे, यानी टाप का क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, और आ जोड़ोगे तो स्त्रीलिंग के रूप में क्या जुड़ जाएगा, इष्ठा रूप यहां पर बन जाता है। क्या बन जाएगा, इष्ठा रूप आपको प्राप्त हो जाता है। उदाहरण से समझाऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताइए, दोनों क्लियर हुआ है कि यानी ईएस तो मूल रूप शेष बचेगा, स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आपको ईएससी बनाना होगा। उधर इष्ठन का इष्ट मूल शेष बचेगा, और स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप जोड़ करके क्या करना पड़ेगा, इष्ठा रूप आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाप जोड़ करके इष्ठा रूप आपको बनाना पड़ेगा। यह चीज सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर ध्यान रखनी है। लिखिए,
ईयसुन एवं इष्ठन प्रत्यय विशेषण होते हैं अतः इनसे बने शब्द विशेष्य के अनुसार किसके अनुसार? विशेष के अनुसार तीनों लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये विशेषण है भाई, तुलना करोगे तब भी एक की विशेषता बताओगे, दो के मध्य तुलना करोगे तब भी एक की विशेषता बताओगे, और जब समूह में से एक का निर्धारण करोगे तब भी क्या करने वाले हो? एक की विशेषता बताने वाले हो। तो इसका मतलब जिसकी विशेषता बता रहे हो, अगर वो पुल्लिंग है तो इनका पुल्लिंग प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, और नपुंसकलिंग है तो इनका नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इनका किस में प्रयोग किया जाता है? फिर इनका नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। कैसे होगा वो नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलेंगे। यहां तक नोट करिए, हमारे पास जगह का अभाव हो जाता है तो बिल्कुल इसी रूप में आप तो चलने दीजिए, बिल्कुल डिवाइडेशन करते हुए चले जाइए। ये पंक्ति आर पार लिख लीजिए क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। नोटेड? चलिए, जैसे हमारे पास प्रत्यय कौन सा था? ईयसुन, और शेष क्या बचा? ईयस बचा था। हमारे पास प्रत्यय कौन सा था? इष्ठन, और शेष क्या बचा था? इष्ठ बचा था। अब इनके रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे, यानी ईयसुन प्रत्ययांत जो है इससे बने वाले शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयोग में आएंगे, और इष्ठन प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होंगे वो भी आपके तीनों लिंगों में प्रयोग में लाए जाएंगे। तीनों लिंग में प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे यहां बात करते हैं सबसे पहले पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में आपको ईयसुन प्रत्यय का क्या जोड़ना है? ईयान जोड़ना है। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में आपको क्या जोड़ना है? ईयसी, गीप प्रत्यय होकर के ईयसी जोड़ना है। और अगर नपुंसक लिंग की बात करूं तो नपुंसक लिंग में आपको सैको रुत्व विसर्ग करके यह जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यह जोड़ना है। और इष्ठन की बात करें तो इष्ठन प्रत्यय में पुल्लिंग में आपको क्या जोड़ना है? इष्ठ जोड़ना है। स्त्रीलिंग में टाप पर के आपको क्या जोड़ देना है? इष्ठा जोड़ देना है। और नपुंसक लिंग की बात करें तो फिर यहां पर आपको वही इष्ठम रूप, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके, अतो अम से सु को अम, और फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके इष्ठम रूप आपको जोड़ देना है। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कौन सा शब्द है? गुरु है। अब गुरु शब्द के साथ ईयस जोड़ोगे, अब पूरे के पूरे रूप आपको किससे बनाने हैं? गुरु शब्द से बनाने, क्योंकि जो शब्द जुड़ जिसके साथ ईयसुन जुड़ेगा उसके साथ इष्ठन अपने आप जुड़ जाएगा, उसके साथ में इष्ठन जो है वो स्वतः ही प्रवृत्त हो जाएगा। तो गुरु का अगर ईयसुन जोड़ोगे तो पुल्लिंग रूप क्या बनेगा?
गरियान बनेगा। क्या बनेगा? गरियान बनेगा। स्त्रीलिंग बनाओगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा? गरियसी हो जाएगा। और नपुंसक लिंग रूप बनाओगे तो इसका रूप क्या हो जाता है? गरियह रूप हो जाएगा। गरियह वगैरह जब पढ़ते हैं, लघियह, गरियह, ये सब के सब शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, ध्यान रखना। ईएसोन प्रत्यांत में जब विसर्ग आ रहा हो तो याद रखना वो पुल्लिंग नहीं होता। हम कई बार इनको अकारांत समझ करके पुल्लिंग समझ लेते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं। ठीक है। अगर इष्ट प्रत्यय की बात करें तो गुरु के साथ जब इष्ठन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठ रूप बन जाएगा। स्त्रीलिंग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठा हो जाएगा। और नपुंसक लिंग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठम रूप आपको प्राप्त हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गरिष्ठम रूप आपको प्राप्त हो जाता है। बड़े आराम से कर लोगे, बड़े आराम से आप इनको बना लोगे। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यानी अगर गरीय आ रहा है तब भी ईएसोन है, गरियसी आ रहा है तो ईएसोन और गीप दो हैं, और गरियान आ रहा है तब भी कौन सा है? ईएसोन है। गरिष्ठम और गरिष्ठ आ रहा है तो इष्ठन प्रत्यय है, और गरिष्ठा आ रहा है तो फिर इष्ठन के साथ टाप भी है, तो फिर इष्ठन के साथ कौन सा हो जाएगा? टाप प्रत्यय भी यहां पर कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से नोट करते चले आइए। और वो जो डंडी हमारी पीछे से चली आ रही थी उसको चलने दीजिए, उसको क्या करिए? उसको रोकना नहीं है, चलने दीजिए बस। तुलनात्मक रूप में सीखिए, सीखना भी आनंद का विषय हो जाता है। गुरु का ऊ कहां चला गया? गुरु का ऊ अभी जो है ननिहाल गया है। इसको हम वापस लाएंगे जब उदाहरणों की बारी आएगी। निश्चिंत रहिए, गुरु का घर कैसे हुआ एक एक चीज आपकी क्लियर करी जाएगी, याद रखना। और ऐसा अभी तक हुआ है कि कभी के गुरु का घर हो गया और हमने नहीं बताया हो कि गुरु का घर कैसे हो गया। आगे ले आऊंगा सबको, फिलहाल उस पर मत जाइए। फिलहाल किस पे ध्यान रखिए कि मुझे गुरुजी ने यह सिखा दिया कि अगर गरियान आता है तब भी ईएसोन है, गरियसी आता है तो ईएससी प्लस गीप है। यानी स्त्रीलिंग में आपको यहां पर क्या करना है? स्त्रीलिंग में आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आपने कौन सा प्रत्यय किया हुआ है? गीप प्रत्यय किया हुआ है। जबकि यहां स्त्रीलिंग में आपने कौन सा प्रत्यय किया हुआ है? टाप प्रत्यय किया हुआ है। यहां एक बड़ी चीज सीख गए आप, और वो बड़ी चीज ये सीख गए कि ईएसोन प्रत्यांत शब्द में जो प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में वो गीप होगा, और सूत्र उगितस्य रहेगा। यही सूत्र आपको ध्यान हो तो मतुप प्रत्यांत शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हमने उगितस्य से गीप किया था। कतवतु प्रत्यांत शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हमने किससे किया था? उगितस्य सूत्र से गीप किया था। तो जहां जहां ऊ की इत संज्ञा हो रही है, उक इतश्च, जहां जहां ऊ की इत संज्ञा हो रही है वहां वहां क्या करना है आपको? वहां वहां उगितस्य सूत्र से गीप कर देना है। चलिए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं तो वापस आइए। एक तरफ हम क्या लेकर के चलते हैं? ईएसोन प्रत्यय लेकर के चल रहे हैं। आपको बार बार नहीं लिखना है, केवल मुझे ही लिखना है। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बार बार लिख रहा हूं, इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, कोई ईएसोन प्रत्यय जो है इसका प्रयोग कहां होगा? इसका प्रयोग विभाजन में होगा। किसका? विभाजन में होगा। और विभाजन का मतलब क्या हो गया? विभाजन का मतलब हो गया दो के मध्य तुलना। इसका प्रयोग क्या होगा? विभाजन में होगा। और विभाजन का मतलब क्या हो गया? दो के मध्य तुलना करने में हो गया। और इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा? इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग मित्रों निर्धारण में होगा। और निर्धारण में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया समूह में से एक का निर्धारण। समूह में से एक का क्या कर देना? समूह में से एक का निर्धारण हो जाएगा। समूह में से एक का क्या हो जाएगा? निर्धारण कर दिया जाता है। अब दोनों की विभक्तियां आप लोगों को याद है कि निर्धारण करने में तो कौन सी विभक्ति, विभाजन करने में तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और निर्धारण करने में कौन सी विभक्ति का होगा? निर्धारण करने में षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्ति का होगा। निर्धारण करने में षष्ठी व सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग यहां पर
हो जाता है। सूत्र संभवतः आप लोगों को याद होगा, दोनों के सूत्र में पहले तरफ और तमप में आप लोगों को लिखा चुका हूं। जब विभाजन करोगे तो पंचमी विभक्ति होगी, और पंचमी करने वाला सूत्र कौन सा रहेगा? तो पंचमी करने वाला सूत्र आपका रहेगा पंचमी विभक्ति। कौन सा सूत्र रहेगा? पंचमी विभक्ति से पंचमी हो जाएगी। और इधर षष्ठी और सप्तमी करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा होगा? यतश्च निर्धारणम। कौन सा होगा? यतश्च निर्धारणम सूत्र से यहां पर षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाएगा। षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग यहां पर कर दिया जाता है। जैसे वाक्य देखते हैं, दो के मध्य तुलना कर रहे हैं तो जिससे तुलना कर रहे हो उसमें पंचमी लगा देना। जिससे तुलना कर रहे हो उसमें क्या कर देना? पंचमी लगा देना। जैसे हमने कहा रामः श्यामात् पटियान। रामः श्यामात् पटियान। पटु का पटियान हो जाता है। पटु मतलब चतुर। राम श्याम से कैसा है? चतुर है। तो निर्धारण में कौन सी हो गई? पंचमी हो गई। सॉरी, विभाजन में। विभाजन में कौन सी हो गई? पंचमी। कौन सी हो गई? पंचमी विभक्ति यहां पर हो जाती है। इसी तरीके से हमने कहा सीता रमायाः। अब क्योंकि तुलना सीता की कर रहे हैं तो फिर स्त्रीलिंग की तरफ जाएंगे, पटियसी। किसकी तरफ जाएंगे? पटियसी की तरफ जाएंगे। अब यहां पटियान क्यों आया? क्योंकि राम पुल्लिंग था। चतुर किसको बताया? राम को बताया, इसलिए राम के अनुसार क्या हो गया? पुल्लिंग। पुल्लिंग हो गया। अब यहां रमा से चतुर किसको बताया? सीता को बताया। तो रमा शब्द, राम, इन शब्दों में तो कौन सी हो गई? इन दोनों के दोनों शब्दों में तो यहां पर हो गई कौन सी? पंचमी। लेकिन सीता स्त्रीलिंग है तो पटियसी भी कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो जाता है। माता भूमे गरीयसी, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप? माता भूमे गरीयसी। तो वहां गरीयसी क्यों आया? क्योंकि भूमि से माता को बड़ा बताया गया, इसलिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। तो स्वर्ग से भी बढ़कर किसको बताया? जननी और जन्मभूमि को। तो स्वर्ग से तुलना की गई, और जननी और जन्मभूमि स्त्रीलिंग शब्द थे, इसलिए किसका प्रयोग हो गया? स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाता है। इसलिए किसका हो जाता है? और इधर आइए, छात्रेषु, दोनों लगा दीजिए। छात्राणाम, या फिर सप्तमी लगाओगे तो छात्रेषु रामः गरिष्ठः। छात्रों में, अब यहां पर निर्धारण में कौन सी हो गई? निर्धारण में षष्ठी भी हो गई और सप्तमी भी हो गई। अब क्योंकि राम पुल्लिंग था तो राम के अनुसार विशेषण कैसा आ गया? पुल्लिंग आ गया। और इसी को अगर स्त्रीलिंग में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? छात्रा नाम या फिर छात्रासु रमा गरिष्ठा। अब यहां पर छात्राणाम और छात्रासु में तो कौन सी हो गई? षष्ठी और सप्तमी हो गई। अब क्योंकि किसको बड़ा बताया है? रमा को बताया है। तो रमा को बताया तो इसका मतलब रमा के अनुसार ये स्त्रीलिंग में चला गया। ये किस में चला गया? स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो इस तरीके से इसका वाक्यों में भी प्रयोग हो जाता है। इसका वाक्यों में भी प्रयोग कर दिया जाता है, बिल्कुल। और उसी डंडी को चलाते हुए क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। उसी डंडी को चलाते हुए क्या करिए?
नोट कर लीजिए। जोड़िए। चलें, अब कुछ शब्दों के साथ जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ शब्दों के साथ इनको प्रत्ययों को जोड़ लेते हैं कि वास्तव में हमसे जुड़ पाते हैं कि न जुड़ पाते हैं। तो जोड़ें, चलिए जोड़ लेते हैं। और जोड़ते समय सबसे पहले उस सरल नियम को ले रहा हूं जिसका मैं उल्लेख इससे पहले इमनिच प्रत्यय में आपसे कर चुका हूं। इमनिच प्रत्यय में आपसे मैंने कहा था, तो लिखिए ईयसुन व इष्ठन प्रत्यय जोड़ते समय टी का लोप होता है। कौन से सूत्र से होता है बताओ जरा। इमनिच प्रत्यय में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि टी का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। तो फिर बताइएगा जरा कि टी का लोप कौन से सूत्र से किया जाता है। यह मैं आपको इमनिच प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं। इमनिच प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं। जैसे याद है क्या गुरुजी? नहीं आया, बिल्कुल टे, शानदार, बहुत बढ़िया। कौन सा सूत्र लगाएंगे? छोटा सा सूत्र, मलूक सा सूत्र, टे, बिल्कुल टे सूत्र से। किससे? टे सूत्र से लगा दिए। जैसे हमारे पास में उदाहरण के रूप में क्या है, पटु है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं पटु शब्द के रूप बना रहा हूं आपको, और आपको अंत में जो है पटु शब्द के साथ ईयसुन जोड़ेंगे। एक उदाहरण से मैं सारी चीजें समझा रहा हूं, उसके बाद में स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आप बनाओगे, ठीक है। मैं केवल एक बार ही तीनों चीजें सिखा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि पटु के साथ ईयसुन जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, पटु प्लस ईयस प्राप्त हो जाता है। पटु प्लस ईएस प्राप्त हुआ। अब यहां पर जो ऊ है, इस ऊ का मतलब क्या है, ये टी है, और इस टी का क्या कर देना है, इस टी का लोप कर देना है। इसका लोप कर देना है। जब हम इसका लोप करते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, मूल रूप प्राप्त हो जाता है पटीयस। यही प्राप्त होगा कि नहीं होगा? यही प्राप्त होगा। अब पटीयस शब्द का जब आप तीनों लिंग बनाएंगे तो बड़े प्रेम से, इज्जत से बनाइएगा। पुल्लिंग भी बनाना है, स्त्रीलिंग भी बनाना है, और नपुंसकलिंग भी बना देना है। पुल्लिंग भी बनाना है, स्त्रीलिंग भी बनाना है, और नपुंसकलिंग भी बना देना है। तो पुल्लिंग में तो ईयान करके क्या बना देंगे, पटीयान हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पटीयसी हो जाएगा। और नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पटीयह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटीयह रूप हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे रूप को लेकर के चलूं तो इसी पटु शब्द के साथ में आप क्या जोड़ लीजिए, इसी पटु शब्द के साथ में आप इष्ठन जोड़ लीजिए। इष्ठन जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो गया, पटु का तो पटु रह गया, और इष्ठन का क्या शेष बच गया, इष्ठन का इष्ट शेष बच जाता है। इष्ठन का इष्ट शेष बच जाता है। यहां पर भी जो ऊ है वो ऊ क्या है, टी है,
और इस टी का टे सूत्र से क्या कर देना है, लोप कर देना है। खूब लोप सिखाया इमनच प्रत्यय में, आप लोगों को सिखाया है ना। तो इस टी का कर देना, इस टी का लोप कर देना। जब लोप करोगे तो आपके पास में मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, पटिष्ठ प्राप्त हो जाता है। अब इस पटिष्ठ के तीनों लिंग राम की तरह पुल्लिंग बनाइए, क्या हो जाएगा, पटिष्ठ। क्या हो जाएगा, पटिष्ठ। स्त्रीलिंग बनाओगे लता की तरह, क्या हो जाएगा, पटिष्ठा। और नपुंसक लिंग बनाओगे क्या हो जाएगा, पटिष्ठम रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, पटिष्ठम रूप आपको प्राप्त हो जाता है। बताइए, दोनों में कोई शंका बची हो तो बता दो, नहीं तो फिर बना दो, नहीं तो फिर बना दीजिए। शब्द मैं दे देता हूं। इस चीज को समझने के बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई तकलीफ आप लोगों को रह जाने वाली है। बिल्कुल। तो अगर वाक्यों में दे तो बात अलग है, सामान्य रूप में वो आपसे ज्यादातर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही पूछता है। फिर भी अपने को सारी चीजें पता हैं। अब जो आप सारणी बनाओ वो 10-5 शब्दों के साथ में आपसे जुड़वाता हूं, तो उसको इस तरीके से ले लीजिए। उसको कहां है भैया, कौन सा ले रखे हैं, नीला लीना ले लेते हैं, ये ठीक लगता है हमको। लघु शब्द के साथ जोड़िए। लघु के साथ में इधर से ले रहे हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ करके लिखिएगा। लघु के साथ में ईयसुन जोड़िए, ठीक है। अब आपको जो रूप बनाने वो क्या बनाने हैं, मूल रूप। सीधा बना दो, अब आपको पता है क्या क्या करना है। इसके साथ में ईयसुन का पुल्लिंग बना दीजिए, ईयसुन का स्त्रीलिंग बना दीजिए, ईयसुन का नपुंसक लिंग बना दीजिए, और आगे बना दीजिए इष्ठन का पुल्लिंग। क्योंकि इष्ठन का तो पुल्लिंग बन गया तो उसी से बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, उसी से अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो लघु शब्द के साथ ईयसुन जोड़ेंगे तो लघु के ऊ की क्या करेंगे, टी की का लोप कर देंगे टे सूत्र से। ईयसुन का ईयस बना तो आपके पास में जो मूल रूप प्राप्त हो गया वो कौन सा हो गया, लघियस हो गया। कौन सा हो गया, लघियस हो गया। पुल्लिंग की तरफ लेकर के आओगे तो क्या हो जाता है, लघियान रूप हो जाएगा गुरुजी। स्त्रीलिंग की तरफ लेकर के जाएंगे तो गुरुजी लघियसी रूप हो जाएगा गुरुजी। और नपुंसक लिंग की तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लघिया रूप हो जाएगा गुरुजी। और इष्ठन की तरफ लेकर के जाएंगे तो इष्ठ जोड़ करके क्या हो जाएगा, लघिष्ठा रूप हो जाएगा पुल्लिंग में। अब यहां अपने आप बना लेंगे लघिष्ठ, लघिष्ठा और लघिष्ठम। बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या कर देना है, यहां पर आपको टी का लोप करना है बस, और कुछ करने की खास करने की जरूरत यहां पर है नहीं, और वो आप लोगों ने खूब किया हुआ है। आप बनाइए, तनु प्लस ईयसुन, साधु प्लस ईयसुन। बिल्कुल वो का वो तरीका अपनाए जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। अणु प्लस ईयसुन, पहले इन शब्दों को बनाइए, बाकी नेक्स्ट पेज पर। जोड़िए। बिल्कुल, तनु के साथ में जोड़ें, बहुत सुंदर बेटा। तो ऊ की इत संज्ञा करी तो मूल रूप क्या प्राप्त हो जाएगा, त का ल कर दिए हैं हम, आप ठीक कर लीजिएगा। आपके पास मूल रूप प्राप्त हो गया ईयसुन जोड़ा तो तनियस। कई बार हमने मन में यह सवाल आता है कि तनु था तो ई कैसे हो गया।
अब आपको पता है ई क्यों हुआ, क्योंकि इस ऊ का लोप कर दिया था टे सूत्र से, तो हमारे पास में पट हलंत रह गया था। हलंत रहा तो ई जुड़ करके पटी हो जाता है। तो इसलिए अब आप बनाइए तनियस, पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तनियान रूप हो जाता है। स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तनियसी रूप हो जाता है। और नपुंसक लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तनीयः रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, तनीयः रूप हो जाता है। और इधर ले आइए तो बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा मलूक सा रूप बना दीजिए, छोटे से बच्चे जैसा। छोटा बच्चा नहीं होता, बड़ा मलूक लगता है, ठीक वैसे ही। साधु के साथ जाइए तो ऊ का तो लोप कर देंगे, और साधु के साथ क्या कर दिया, साधियस कर दिया। क्या कर दिया अंजलि, साधियस कर दिया। कुछ समझ में भी आ रहा है कि लिख रही हो केवल, जल्दी से कमेंट करके बताओ। साधियस कर दिया, इधर आया तो क्या हो गया, साधियान हो गया। और स्त्रीलिंग की तरफ गए तो क्या हो गया, साधियसी हो जाता है। क्या हो जाता है, साधियसी। और यहां पर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं विसर्ग कर देना है, साधिय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधिय रूप हो जाता है। और अगर इष्ठन करोगे तो फिर क्या रूप आपको प्राप्त हो जाता है, साधिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, साधिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अणु, तो फिर अणु के ऊ की इत वो लोप किया तो क्या हो गया, अणीयस प्राप्त हो गया। इधर गए तो क्या हो गया, अणीयान प्राप्त हो गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में गए तो क्या हो गया, अणीयसी प्राप्त हो गया। और नपुंसक लिंग में गए तो क्या हो गया, अणीय प्राप्त हो गया, अणीय हो गया। और इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा, अनिष्ठ रूप हो जाएगा। अब जल्दी से मुस्कुरा दो और बता दो, क्या दोनों प्रत्यय में कोई कठिनाई है? अभी भी कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको यह समझ नहीं आ रहा हो कि ई कैसे हुआ? कोई है क्या कि भाई ऊ कहां गया? किसी के मन में ख्याल है कि ऊ का हुआ? मैंने यहां पर इसलिए आपको इसको विस्तार से खोल के नहीं बताया क्योंकि मैं एमनिच प्रत्यय में इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझा चुका हूं कि भाई ऊ का क्या होता है, टे सूत्र से टी का लोप हो जाता है और हमारे पास में हलंत रह जाता है। हमारे पास में ये कैसा रह जाता है, हलंत यहां पर रह जाता है। चलें भैया आगे। आइए एक आध दो शब्द और लिख लें अगर आप लोग कहें मन हो तो। आप लोगों के लिए टास्क दे दिया मैंने, आप लोगों के लिए टास्क दे दीजिए, बनाइए मित्रों। महत शब्द के साथ में ईयसुन कीजिए। और धनेन शब्द के साथ भी क्या कर दीजिए, ईयसुन करिए। बनाइए तो जरा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, शानदार। क्योंकि यहां पर हम टी का लोप कर रहे हैं और टी का लोप कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, बनाइए। बिल्कुल, इसीलिए ई और ई इष्ठन जोड़ते हैं तो ह्रस्वीकार आ जाता है, ई एसन जोड़ते हैं तो दीर्घकार आ जाता है। बिल्कुल ब्रिजराज भैया, बुजुर्गों ने एक बात कही थी कि सहज पकै सो मीठा होए। बरनाली भौमिक, शानदार। बरनाली का तोड़ नहीं है, ध्यान रखना। तुम सब लोगों को पश्चिम बंगाल से अकेली महिला चैलेंज देती है। हिंदी भाषी ना होने के बाद भी संस्कृत का उसका जो क्या होते हैं, संस्कृत पे उसकी जो कमांड है ना, वो लाजवाब है। बिल्कुल अनुराधा तिवारी, बहुत सुंदर। सबसे पहले क्या आपको यहां पर यह नहीं दिखा कि यहां पर किसका लोप करना है, यहां पर टी का लोप करना। और टी के रूप में क्या आया हुआ है, अंतिम अच और अंतिम अचो अंत्यादि टी। अचो अंत, अंतिम अच और अंतिम अच के बाद कोई हल वर्ण भी आता है तो पूरा की पूरा समूह क्या कहलाता है, टी कहलाता है। और यहां पर अत क्या है, टी है। और टी का क्या कर देना है, लोप कर देना है। और जब इसका लोप करते हैं तो यहां हमारे पास में क्या शेष बच जाता है, केवल मह शेष बच जाता है। ब्रजराज भैया गड़बड़ाया गया मामला। क्या समझे, मह शेष बच जाता है। और मह शेष बचता है तो मह के साथ में जब हम
ईयस जोड़ते हैं। आप इसको ये समझिएगा कि यहां पर हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में मह, और मह के साथ में जब हम ईयस जोड़ते हैं तो हमारा मूल रूप प्राप्त हो जाता है महीयस। क्या हो गया, महीयस हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? यही गड़बड़ होती है परीक्षा में कि महत के साथ ईएसन जुड़ते हैं तो लगा दो ई महतियान कर देते हैं। टी का लोप भी तो करना है टे सूत्र से। टी का का कर देना है, टी का लोप कर देना। टी का लोप करेंगे तो आपको का प्राप्त होगा। तो इधर पुल्लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, महीयान हो जाएगा। स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, महीयसी हो जाएगा। नपुंसक लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, महीय हो जाएगा। और इष्ठन प्रत्यय करोगे तो का हो जाएगा, महिष्ठ रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, महिष्ठ रूप प्राप्त हो जाता है। तो अब तो गलती नहीं करेगा ब्रजराज भैया। ब्रजराज भैया को अब समझ आ चुका है कि धनिन में जो टी है वो टी क्या है, धनिन में टी है इन, और इस इन का क्या कर देना है, लोप कर देना है। और इसका जब लोप करते हैं तो हमारे पास में क्या बच जाता है, धन बच जाता है। और धन के साथ में यानी हमारे पास में यहां पर धन हलंत रह गया टी का लोप करने पर, और हमने क्या जोड़ा, ईयस जोड़ दिया। तो हमारे पास जो मूल रूप प्राप्त हो गया, का समरा बार बोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता तो धनियस हो गया, धनियस हो गया। अब इसके रूप बना लीजिए, जब इसका पुल्लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धनियान। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धनियसी। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, धनियः। और इष्ठन प्रत्यय करोगे तो क्या हो जाएगा, धनिष्ठ रूप प्राप्त हो जाता है। कौन सा हो जाता है, धनिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए, बताइए मुझे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से। बिल्कुल अनीता, धनिष्ठ। ठीक है, चलूं आगे। अब याद करो, इमनिच प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि पृथु, मृदु, कृष, ये जो शब्द आते हैं, इन शब्दों के में जो रिकार आ रहा है उस रिकार को र कर दिया जाता है। याद कीजिए, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। टाइप करना जरूरी नहीं है अंजलि, जरूरी यह है कि समझा जाए। अगला सूत्र रखें, र ऋतो हलादेर लघो। आपको यह सूत्र में इमनिच प्रत्यय में विस्तार से समझा चुका हूं। और इसी सूत्र के साथ एक वार्तिक भी लिख लीजिए, एक छोटा सा वार्तिक भी इसके साथ है, वो भी लिख लीजिए कि पृथ्वी मृदु भृश कृष दृढ़ परिबृढ़ा नाम एव। क्या कहा था कि इस सूत्र का अर्थ हालांकि पीछे लिखा चुका हूं, फिर भी दोबारा लिख लीजिए। इमनिच ये सुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे होने पर। अब पाणी जी ने तो कहा था कि री को रे कर दो, लेकिन हमारे कत्यायन चचा ने क्या कहा कि भाई सब जगह मत करना, केवल इन 6 शब्दों में ही करना। कौन कौन से 6 शब्द बताए, होने पर, पृथु, मृदु, भृश, कृष, दृढ़ तथा परिबृढ़ शब्द। परिबृढ़ शब्दों में री को र होता है। री को क्या कर देना है, र कर दिया जाता है। और ये
कहां बेटा, कहां कह रहे हो? घ घ लघु, लघु। री को रे कर दिया जाता है। कैसे करेंगे गुरुजी? तो इधर आइए, कौन कौन से शब्द आए? पृथु शब्द आया। पृथु शब्द के साथ में आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ईयसुन प्रत्यय जोड़ना है। बिल्कुल वही तरीका है जो पहले था। ऊपर चाहो तो लिख लेना, मूल रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्ठन। मन करे तो लिख लेना, बाकी सबको पता है। अब हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि यहां पर जो री आ रही है, इस री के स्थान पर रे कर दो। री के स्थान पर क्या कर देना है? र कर देना है। और जब आप री के स्थान पर रे करोगे तो प्री को क्या हो जाएगा? प्र होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से। प्री को प्र होगा। भाई री है, प्री हमारा था, तो हमसे कहागा कि पा में जो री आई हुई है, इस री को क्या कर दो? इस री को रे कर दो। तो इसका मतलब प के साथ में रे आ गया, मिलाएंगे तो दोनों को पर प्र हो जाएगा। पर नहीं करना है, प्र कर देना है, प्रूप हो जाता है। पहली चीज तो क्या किया? प्री को प्र कर लिया, यानी इस प्री को क्या करना है? प्र करना है। यानी सीधी सी बात है कि यहां पर जो री आई हुई है, इस री को का करो मुन्ना, रे कर दो। बिल्कुल। और विधि क्या करना है? दूसरा काम यह करने का है कि ये जो टी आई हुई है, टी के रूप में क्या आया हुआ है? ऊ आया हुआ है। इस टी का क्या कर दो? लोप कर दो। टी का क्या कर दो? लोप कर दो। टी का लोप करते हैं तो आपके पास में क्या प्रथ नहीं प्राप्त हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? भाई पृथु शब्द था, लेकिन हमने तो री को तो रे करके प्रे बना लिया, और थ में ऊ यानी टी का लोप कर दिया टे सूत्र से, जो कि पीछे के उदाहरण में करके आ रहे हैं। अब जब लोप करोगे तो कुछ तो होगा ना? बिल्कुल। और लोप किया तो प्रथ हो गया। ईयसुन का क्या बचा? ईयस बचा। क्या बचा? ईयस बचा। अब बना लीजिए, काका बनेगा। मूल रूप क्या प्राप्त हो गया बेटा? मूल रूप प्राप्त हो गया प्रथियस। क्या हुआ? प्रथियस। ये तो कौन सा हो गया? मूल रूप। पुल्लिंग की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया? प्रथियान। स्त्रीलिंग की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथि यसी। नपुंसक लिंग की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथियः। और इष्ठन की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठः। होगा कि नहीं होगा? अब हमको क्या करेगा वो? परीक्षा हॉल में यही कंफ्यूज कर देगा। पहली बात तो जब हम देखते हैं ना कि प्रथु के साथ ईयसुन, ज्यादातर किताबों में सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रथु का प्रियसुन बनता है, मृदु का ये बनता है, लघु का ये बनता है, गुरु का ये बनता है, धनु का ये बनता है, वगैरह वगैरह। तो फिर दिमाग में समझ में नहीं आता कि ये रिर्री जो री थी उसका रर्रा कैसे हो गया। बहुत तकलीफ, हकीकत बता रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है उस समय कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि री को रे होता है। याद तो तब भी आपको उदाहरण ही करने हैं, और पहले भी आप उदाहरण ही कर रहे थे, तब बिना सोचे समझे रट रहे थे। अब कम से कम याद भी करेंगे तो हमें पता है कि री को रे होता है। दूसरा, वो कंफ्यूज कैसे करेगा कि प्रथु प्लस ईयसुन देगा, एक जगह तो दे देगा प्रथियान आपको। यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा उसने? आपसे पूछा प्रथु प्लस ईयसुन, इसका सही रूप क्या देगा? अब विकल्प ए में तो दे देगा क्या? प्रथियान, यानी पुल्लिंग रूप दे दिया। इस दूसरे में क्या दे देगा? प्रथियान। अब हमारा दिमाग जो है वो चकराता रहेगा, चकराता रहेगा कि ये करूं कि ये करूं भाई, क्योंकि यहां तो री आई हुई है, तो मन तो ये करेगा कि यही करूं, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है प्र होता है। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि री को रे हो जाता है, और सूत्र कहां है? रे रितो हलादेर लघु। कौन सा है? रे रितो हलादेर लघु सूत्र से क्या कर दिया जाता है? री को रकार कर दिया जाता है। अब ये तीनों में होगा। ईयसुन में भी री को रे होता है, इष्ठन में भी री को रे होता है, और इससे पहले इमनिच प्रत्यय में भी मृद्रिमा रूप आप बना चुके हो, मृद्रिमा, प्रतिमा वगैरह रूप आप पहले बना चुके हो, वहां पर भी होता है। बिल्कुल। तो अब दो चार उदाहरण इन्हीं शब्दों के ले लीजिए, बाकी आप बना लेंगे। जैसे मृदु हो गया तो बनाइए, अब क्या क्या करोगे? मृदु के साथ ईयसुन कर दीजिए, चलो करो।
मृदु के साथ ईएसएन कर दीजिए, भृश के साथ ईएसएन कर दीजिए, कृष के साथ ईएसएन कर दीजिए, और दृढ़ के साथ ईएसएन कर दीजिए। दृढ़ के साथ ईएसएन रूप आपको बना देना है। बनाइए, तीनों रूप बना दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सीखने लगे हो। मृदु में मृ को म्र हो गया और द के उ की लोप हो गया, तो मृद प्लस ईयस बचा, मृद प्लस ईयस बचेगा। भृस के साथ जाओ तो क्या बचेगा, भ्रस प्लस ईयस बचेगा। कृष के साथ जाओगे तो कृष प्लस ईयस बचेगा, और दृढ़ के साथ जाओगे तो दृढ़ प्लस ईएस बचेगा। यही रूप बनेंगे। अब जो परीक्षा में आकर के परेशान करते हैं ना, वो यही रूप है, कोई अलग नहीं है। तो मृदु का क्या हो गया, मूल रूप प्राप्त हो गया मृदीयस, यानी कि पुल्लिंग रूप हो जाएगा मृदीयान, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मृदीयसी, और नपुंसक लिंग रूप हो जाएगा मृदीय। इष्ठन आप करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, मृदिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मृदिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी सब के सब परफेक्ट बना रहे हैं एकदम से, बहुत बढ़िया। भृष के साथ जाएंगे तो इसका मतलब मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, मूल रूप प्राप्त हो गया भ्रसीयस। पुल्लिंग बनाइए, क्या हो जाएगा, भ्रसीयान हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, भ्रसीयसी हो जाएगा। नपुंसक लिंग रूप बनाओगे तो भ्रसीय हो जाएगा, और इष्ठन प्रत्यय करोगे तो क्या हो जाएगा, भ्रशिष्ठ हो जाता है। कृष के साथ जोड़िए, कृष का क्रस हो गया, यानी कि, और क्रसीयस प्राप्त हुआ। पुल्लिंग रूप बना दीजिए, क्या बनेगा बेटा, कृषियान रूप बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भैया, कृषियान। बहुत बढ़िया रामंश, बहुत बढ़िया। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृषि यसी हो जाएगा। नपुंसक लिंग जाओगे तो क्या हो जाएगा, कृषिय हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृषिष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट दृढ़, तो दृढ़ को दृढ़ हो गया, यानी कि आपके पास में मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, दृढ़ियस हो गया। इधर जाएंगे तो क्या हो गया, दृढ़ियान हो गया। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दृढ़ियसी हो जाएगा। दृढ़ीय हो जाएगा, और यहां पर दृढ़िष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दृढ़िष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए फटाफट से बता दीजिए।
चलें, चलने दें, थके तो नहीं हो ना? बड़ा आनंद आ रहा होगा कि मतलब ईयसुन और ष्ठन प्रत्यय का ऐसा सरल रूप भी हो सकता है, जबकि इन प्रत्ययों के उदाहरणों को हमेशा हम लोग रटते ही हैं, कभी भी हम इनसे गुजरने का प्रयास नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि कुछ नहीं बन रहा है, जो बनने तो मृदिष्ट है, बनता है मैं रट लूंगा, मेरे माथे में पसीना आएगा मैं रट लूंगा। लेकिन अब रटना नहीं, अब आपको पता है कि मृदु का मृद एक जगह नहीं हुआ, मृदु का मृद इमृच में हुआ तो मृदिमा बना, मृदु का मृद ईयसुन में होता हुआ तो मृदियान बना, और मृदु का मृद कहां हुआ, ष्ठन में हुआ तो मृदिष्ठ बना। जब तीन प्रत्यय एक जैसे मिल जाए ना, तो फिर अपने आप चीजें सरल हो जाती हैं और संक्षिप्त हो जाती हैं कि मैंने सीखा एक था, दो तो मुझे बिल्कुल ठीक उसी तरह फ्री मिल गए जैसे एक के साथ में कोई दो वस्तु आपको निःशुल्क मिल जाती है। चलो बेटा आगे चलिए, आइए अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, छोटे छोटे से हैं, बड़े काम के हैं। प्रशस्यस्य स्र, बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर मैं कहूं कि ईयसुन और ष्ठन प्रत्यय का सबसे महत्वपूर्ण वाला सूत्र है तो वो यही है, प्रशस्यस्य स्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय सूत्र है, लिखो प्रशस्यस्य स्र। प्रशस्यस्य स्र क्या कहा कि ईयसुन तथा ष्ठन प्रत्यय परे रहते, परे रहने पर प्रशस्य शब्द को स्र आदेश होता है। अगर ईयसुन या ष्ठन प्रत्यय बाद में आ जाएं और पहले प्रशस्य शब्द आया हुआ हो तो प्रशस्य शब्द को क्या कर दो, श्रय आदेश कर दो। क्या कर देते हैं, प्रशस्य शब्द को श्रय आदेश कर दिया जाता है। जैसे प्रशस्य प्लस ईयसुन, ध्यान देना बेटा, वो शब्द निकल के आएगा जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, जिसके आप रूप बनाने में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। प्रशस्य को क्या कर दीजिए, प्रशस्य को जब हम श्रय आदेश करेंगे तो यानी प्रशस्य का हो गया श्रय और ईयसुन का क्या बच गया, ईयस बच गया। ईयसुन का क्या बच गया, ईयस बच गया। कुल मिलाकर के गुण संधि कर दो, और गुण संधि करोगे तो आपके पास में जो मूल रूप प्राप्त हो गया वो कौन सा हो गया, श्रेयस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ए और ई को गुण किया तो ए हो गया, और ए हो गया तो मूल रूप तो क्या हो गया, श्रेयस। अब इसका पुल्लिंग तो क्या हो जाएगा, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। स्त्रीलिंग बनाओगे तो गीप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, श्रेयसी। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, श्रेयः। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, श्रेयः रूप आपको प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से दूसरे रूप को भी बिल्कुल सेपरेट आप लोगों को बना करके दे रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। प्रशस्य शब्द के साथ में आपने ष्ठन प्रत्यय किया तो इसका मतलब यहां भी प्रशस्य को क्या कर लीजिए, श्र आदेश कर लीजिए। ष्ठन का क्या शेष बचा, इष्ठ शेष बच गया। ष्ठन का इष्ठ शेष बच गया, आपके पास में मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, श्रेष्ठ प्राप्त हुआ। गुण संधि कर देंगे आ और ई के मध्य, और गुण संधि करेंगे तो पुल्लिंग में हो गया श्रेष्ठ, स्त्रीलिंग में हो जाता है श्रेष्ठा, और नपुंसक लिंग में हो जाता है श्रेष्ठम। अक्सर
सबसे ज्यादा ईयसोन और इष्ठन प्रत्यय में जो पूछे जाने वाला, इष्ठन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये कि श्रेष्ठ शब्द का की प्रकृति प्रत्यय क्या है, यानी शब्द और प्रत्यय का विभाजन करिए। तो फिर हमारी समझ में नहीं आता, वो ऑप्शन हमें क्या देगा, वो हमें देगा श्री प्लस इष्ठन। इस तरीके के उदाहरण देगा, वो हमें देगा श्री प्लस इष्ठन। क्या देगा, श्री प्लस इष्ठन। एक ऑप्शन में क्या दे देगा, प्रशस्य प्लस इष्ठन। क्या देगा, तो अब आपको ध्यान रखना है कि प्रशस्य को श्रेष्ठ होता है, प्रशस्य को श्रेय होता है, श्री को श्रेय नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज करने वाली होती हैं, तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। नोटेड। अब तो नहीं बोलोगे ना, श्रेष्ठ कौन सा प्रत्यय, इष्ठन प्रत्यय। मूल शब्द क्या है, प्रशस्य। श्रेयस, श्रेयान, श्रेयसी, श्रेय कौन सा प्रत्यय, ईयसोन प्रत्यय। मूल रूप क्या है, मूल शब्द क्या है, प्रशस्य है। मूल शब्द क्या है, प्रशस्य यहां पर हो जाता है। बिल्कुल। आइए अगला सूत्र लिखिए, जैच। अगला सूत्र लिखिए जैच। च आ गया, च ने पिछले सूत्र से जोड़ दिया, च ने पिछले सूत्र से जोड़ दिया कि ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहते पर प्रशस्य को ज आदेश भी होता है। प्रशस्य को ज आदेश भी हो जाता है, यानी प्रशस्य को श्रेय आदेश भी होगा और प्रशस्य को ज आदेश भी हो जाता है। दोनों, प्रशस्य को श्रेय आदेश भी होगा और प्रशस्य को ज आदेश भी कर दिया जाता है। दोनों के दोनों आदेश यहां पर होते हैं, दोनों के दोनों आदेश यहां पर होते हैं। बना दीजिए आपका अपना शब्द। क्या कहेंगे कि प्रशस्य शब्द के साथ में, प्रशस्य शब्द के साथ में आपने ईयसुन किया, तो इस बार हम प्रशस्य शब्द को श्रेय आदेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रेय के स्थान पर क्या कर रहे हैं, ज्य आदेश कर रहे हैं। ज्य के साथ में ईयस बच गया। अब ईयस बचा तो गुण संधि कर लीजिए, और गुण संधि करेंगे तो आपका मूल रूप क्या हो जाएगा, मूल रूप प्राप्त हो जाएगा जेयस। पुल्लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बनाइए, और नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आइए, यहां पर जेयस रूप आपको प्राप्त हो जाता है। कौन सा, जेयस रूप आपको प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, जेएस रूप प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करना होगा। इष्ठन के साथ में पहले इसको देख लेते हैं, इष्ठन के साथ में पहले देख लीजिए, यहां थोड़ा सा इसको इसके साथ में, ईयसोन के साथ में बाद में देखेंगे कि उसमें करेक्शन होता है थोड़ा सा, तो पहले इष्ठन के साथ में इसको देखिए। इष्ठन के साथ में प्रशस्य का इष्ठन किया तो क्या हो गया, ज्य प्लस इष्ठ बचा। अब आप इसका मूल रूप बनाइए, और मूल रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाता है। पुल्लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा। और नपुंसक लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा,
ज्येष्ठम रूप बन जाता है। बिल्कुल इष्ठन रूप आपको प्राप्त हो जाता है। नोटेड। यहां पर एक छोटा सा सूत्र अपन लगा लेते हैं, उससे चीजें सरल हो जाएंगी। यहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा मलूक सा सूत्र आप लोगों को लगा लेना चाहिए। ज्यादा दीयशः, कौन सा सूत्र लिख लीजिए, ज्यादा दीयश। यह सूत्र कहता है कि जैसे परे जैसे परे ईयसुन के ईकार को आकार हो आदेश होता है। आकार आदेश हो जाता है। यानी यहां पर दो चीजें आपने की। यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा एकाग्रता बना के रखेंगे और वापस ध्यान देंगे कि हमने क्या किया कि प्रशस्य शब्द के साथ में, ध्यान देना बेटा, प्रशस्य शब्द के साथ जब हमने ईयसुन प्रत्यय किया तो पहली चीज तो यहां कहा था कि ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहने पर प्रशस्य को क्या हो जाता है, प्रशस्य को ज्य आदेश भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्य आदेश भी हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर हमने क्या किया, प्रशस्य को तो क्या कर देंगे, ज्य कर देंगे। लेकिन साथ के साथ जायादादीयश जो है, जायात आत ईयसः, यानी कि जैसे परे जो ईकार आ रहा है, इस ईकार को क्या कर दिया जाएगा, आकार कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आकार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फिर प्रशस्य का तो क्या प्राप्त हो गया, ज्य प्राप्त हो गया। और आकार यानी जो ईयस बच रहा था, उस ईयस को अब आपने क्या कर दिया, उस ईयस के स्थान पर अब हो गया आयस। क्या हो गया, आयस रूप हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इस ई को हमने किस में बदल दिया, आ में बदल दिया। आ में बदल दिया और आ में बदला तो हमारे पास में मूल रूप प्राप्त हो गया, दीर्घ संधि करने पर ज्यायस। मूल रूप क्या हो गया, ज्यायस हो गया। अब इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यायान। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्यायसी। और नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या है, ज्यायः। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या रूप प्राप्त हो जाता है, नपुंसक लिंग बनाओगे तो ज्यायः रूप प्राप्त हो जाता है। यानी कि प्रशस्य शब्द के साथ में दो रूप बनेंगे, सीधी सी बात है। प्रशस्य शब्द के साथ में अगर ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय जोड़ोगे तो दो दो रूप बनेंगे, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, श्रेयान और ज्यायान, दोनों रूप आपको प्राप्त होंगे। मैं एक बार एक साथ ले आऊंगा उनको, लेकिन आप पहले इसको नोट कर लीजिए। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर दोनों को तुलनात्मक ले लेंगे, अपने आप सही हो जाएंगे। आपसे ये थोड़ी पूछेगा वो कब कौन सा करना है, आपको तो विकल्प देगा। आपको तो विकल्प देगा कि इनमें से कौन सा बनता है। तो अपने को दोनों का पता है, अपने को दोनों का पता है। इधर देखिए, आपने प्रशस्य शब्द के साथ में ईयसुन किया और यहां आपने प्रशस्य शब्द के साथ में कौन सा कर दिया, इष्ठन प्रत्यय कर दिया। तो आप ये मान लीजिए कि इनके दो दो रूप आपको प्राप्त होंगे, दो दो रूप प्राप्त होंगे। इधर तो एक बार तो इसका मूल रूप आपको क्या हो जाएगा, श्रेयस प्राप्त हो जाएगा।
और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, जायस प्राप्त हो जाएगा। और प्रशस्य प्लस ष्ठन की ओर जाओगे तो इसका मतलब यहां मूल रप एक बार तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, श्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ज्येष्ठ प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ प्राप्त हो जाता है। अब इनके तीनों लिंग आप बड़े आराम से बना लीजिए। अगर श्रेयस की बात करूं तो इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, श्रेयान हो जाएगा पुल्लिंग में, श्रेयसी हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और श्रेय हो जाएगा किस में, नपुंसक लिंग में। अगर ज्यायान की बात करूं तो इसका पुल्लिंग जायस का क्या हो जाएगा, ज्यायान रूप तो हो जाएगा किस में, पुल्लिंग में। ज्यायसी रूप किस में हो जाएगा, स्त्रीलिंग में। और ज्यायः रूप किस में हो जाएगा, नपुंसक लिंग में। अगर ज्याय देकर के पूछ लिया जाए ना कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ज्यादातर विद्यार्थी इसमें यत ण्यत कप ढूंढ रहे होंगे या फिर श्य वगैरह ढूंढ रहे होंगे। इसमें बहुत कम लोग होंगे जो ये देख पाएंगे कि ज्या धातु ने यहां पर ज्याय जो है वो प्रशस्य शब्द के साथ में ईयसुन से बना हुआ है। ये बड़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने एक एक चीज आपके सामने लिख दी है। पुनः इधर आइए और इधर मैं बात करता हूं तो श्रेष्ठ शब्द के साथ में आपको तीन लिंग बनाने, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। ज्येष्ठ शब्द की भी बात कर लेते हैं, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, ज्येष्ठम। क्लियर है। तो अगर आपसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ दोनों में पूछे तो दोनों ही प्रशस्य प्लस ष्ठन से बने हुए हैं, और अगर श्रेयान और जयान पूछे तब भी दोनों प्रशस्य और ईयसुन से बने हुए हैं। क्लियर है। यानी श्रेयान और जयान दोनों प्रशस्य प्लस ईयसुन है, और श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है दोनों के दोनों प्रशस्य प्लस ष्ठन है। हम ये सोचते हैं जब किताब में पढ़ रहे होते हैं ना कि यार ये गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि इसने तो प्रशस्य के साथ में का जयान वो ज्येष्ठ श्रेयान ये बना रखा है और श्रेष्ठ भी बना रखा है, दोनों कैसे हो रहे हैं, अलग अलग कैसे हो रहे हैं। या फिर यहां पर ष्ठन के साथ में ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी बन रहा है और ज्येष्ठ भी बन रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए मैंने दोनों को बिल्कुल सेपरेट लिख लिया कि प्रशस्य प्लस ष्ठन के दो रूप बनेंगे, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ, और प्रशस्य प्लस ईयस उनके भी दो बनेंगे, श्रेयान और ज्यायान। क्लियर हुआ। चलिए आखिरी सूत्र आज का, चलें एक सूत्र और ले लेता हूं, लास्ट सूत्र है आज की क्लास का। लिखिए, वृद्धस्य च। आखिरी सूत्र लिख लीजिए, वृद्धस्य च, जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर खत्म रह जाएगा। ईयसुन तथा ष्ठन प्रत्यय परे रहते वृद्ध शब्द को भी
ज आदेश होता है। वृद्ध शब्द को भी जय हो जाता है। यसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहते वृद्ध शब्द को भी क्या कर दिया जाता है, जय आदेश कर दिया जाता है। क्लियर है? बना लीजिए। वृद्ध प्लस यसुन। यहां पर एक छोटी सी चीज और लिख लीजिए, जो पीछे लिख के आए, यसुन के ईकार को आकार होता है, पीछे लिख चुके हैं, आकार होता है, पीछे लिखा चुका हूं। जैसे परे आया था ना, जैसे परे आपको लिखा चुका हूं यहां पर, ये देखिए, जायादादीयश जैसे परे ईयसुन के ईकार को क्या कर दिया जाता है, ईयसुन को ईकार को आकार कर दिया जाता है। अब ये दोनों रूप मैंने आपके भरोसे छोड़ दीजिए, दोनों रूप आपके भरोसे छोड़ दीजिए, छोड़ दिए हैं। वृद्ध प्लस ईयसुन का रूप बना दीजिए, क्या बनेगा, और वृद्ध प्लस इष्ठन का रूप भी बना दीजिए, क्या बनेगा। तब तो आनंद आएगा, तब तो लगेगा कि हाँ पिछली 1-1.25 घंटे की मेहनत जो है, लगभग 1.5 घंटा हो गया, वो काम आई। नहीं तो फिर यही लगेगा कि नहीं फिर तो पता नहीं क्या किया। करिए, दोनों नियमों को अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया कि जय करना है तो वृद्ध को क्या कर दिया, जय आदेश कर दिया। इधर ई को क्या करना है, आ कर देना है, तो इसका मतलब ईयस था। इसका मतलब जो हमारा ईयस शेष बच रहा था, उस ईयस को क्या हो गया, आयस हो गया, आयस हो गया। और आयस हो गया तो इसका मतलब अब आपके पास में मूल रूप प्राप्त हो जाएगा, जायस, जायान, जायसी और ज्यायः। और इधर लाइए तो यहां ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, सीधा का सीधा क्या करना है, वृद्ध को जय करना है और इष्ठन का क्या शेष बचाना है, इष्ट शेष बचा देना है। और इस तरीके से आपका रूप, मूल रूप प्राप्त हो जाएगा, कौन सा, ज्येष्ठ, यानी ज्येष्ठ। पुल्लिंग बनाओगे तो क्या हो जाता है, ज्येष्ठ रूप हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठा हो जाएगा। और नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठम रूप आपको प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से यहां पर वृद्ध शब्द के भी ज्येष्ठ रूप बन जाता है, वृद्ध शब्द का भी क्या बन जाता है, ज्येष्ठ रूप बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वृद्ध शब्द को भी क्या बन जाता है, ज्येष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो टेबल हमने यहां बनाई थी ज्येष्ठ वाली, इसको याद रखिएगा कि ये चीज आपको कहां ध्यान रखनी है कि ये रूप कहां बन जाएंगे, जब हम कहां करेंगे, वृद्ध शब्द के साथ में इष्ठन प्रत्यय करेंगे तो फिर ये रूप ही प्राप्त होंगे, ज्येष्ठ है ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। और यहां पर जब हम वृद्ध शब्द के साथ में ईयसुन प्रत्यय करेंगे तब भी आपको यही रूप प्राप्त होंगे जो कि ऊपर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय का पहला भाग यहीं पर पूरा होता है। अभी भी महत्वपूर्ण सूत्र बाकी हैं, तो वो अगली क्लास में, 1-1.25 घंटे की क्लास होगी, इससे ज़्यादा फिर व्याकरण भारी हो जाती है। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बिल्कुल सीखते रहिए आपके अपने सानिध्यम परिवार पर, ठीक इसी तरह जहां हर चीज को इस रूप में रखा जाता है कि रटना अपने आप छूट जाता है। धन्यवाद।